डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक करने वाला हूँ वो है 11th क्लास। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो 11th क्लास के बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ वीडियो बनाओ। तो आज मैंने कुछ वीडियो जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद चैप्टर नंबर 12 एंड 13 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 12 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो अपना थोड़ा सा जो पर्पज़ है कि जो एनुअल एग्जाम है उसमें मैक्सिमम मार्क्स अपन कवर कर सकें। उसके बाद जैसे आपके एग्जामिनेशन खत्म होते हैं तो 12th क्लास का अपन बैक टू बैक हर एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे। आज का जो बड़ा जो आर्टिकल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स वाला अगर आर्टिकल आपने कंप्लीट कर लिया ना, काम एक करना, आनंद दो में करना, कुछ नंबर केमिस्ट्री में ले आना और कुछ नंबर फिजिक्स में ले आना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो चार बातें मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या ये आर्टिकल केमिस्ट्री में नहीं है? ये आर्टिकल केमिस्ट्री में भी है। तो केमिस्ट्री में पढ़ो चाहे फिजिक्स में पढ़ो, बात एक ही है। यहाँ थोड़ी मैथ्स ज्यादा होती है, बस इतना सा फर्क है। और वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करना चाहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटा सा मीनिंग समझो। एक तो आप थोड़ा सा 0th लॉ और फर्स्ट लॉ को डीपली आराम से आप देख लें। अगर नहीं है तो आप बेल आइकन पर सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो सोर्स है उसमें मेरे वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, ये छोटे छोटे से वर्ड है जो बड़े काम आते हैं। जैसे वर्क का मीनिंग क्या है, कौन सा थर्मोडायनेमिक्स वर्क का मीनिंग क्या है, वो भी मैंने आपको उसमें बता दिया है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले नाम से समझ में ना, आइसो मतलब एक जैसा। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आप कुछ भी करो, आप जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका वैल्यू टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए चेंजेज ऑफ ए सिस्टम, इज ए चेंजेज ऑफ ए सिस्टम, मतलब सिस्टम को चेंज करना है, करो, in which temperature remains constant। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्ड सुन लो, टेम्परेचर कांस्टेंट एज लाइक 5 केल्विन। 5 केल्विन मतलब क्या है? 1 सेकंड 5 केल्विन, 10 सेकंड 5 केल्विन, 20 सेकंड 5 केल्विन, मतलब 5 केल्विन 5 केल्विन 5 केल्विन ही रहेगा। मतलब मैं कहता हूं कि T1 कितना? 5 केल्विन, T2 कितना, मतलब कुछ समय के बाद कितना? 5 केल्विन। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? T2 माइनस T1 0। तो ये भी 5, ये भी 5, मतलब कितना चेंजेज आएगा? चेंजेस को, स्मॉल चेंजेस को अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं dt। बड़ा चेंजेस होता है तो डेल्टा टी। बड़ा का मतलब समझते हो ना, इन दोनों में डिफरेंस है 1 2 0.5 0.3, तो डेल्टा। और डी का मतलब क्या है? चेंजेस हैं बट स्मॉल, ये 5 है और इसका जो 5.00000000 ढेर सारे जीरो, फिर कोई एक आए तो उसको अपन इस तरह से बताते हैं, है ना। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह जो भी अपन पढ़ते हैं उसके अंदर ये बताते हैं। कुल मिला के टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है? T2 माइनस T1, जो भी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर उनके बिटवीन कितना कितना इंटरवल है? तो जीरो इंटरवल है। dt इक्वल टू क्या है? जीरो है। अगर ऐसा है तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा सर, हमें क्यों पढ़ा रहा हूं? आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा क्यों रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो अपन क्या देखेंगे? इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे। ये डेफिनेशन देखिए। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग समझना, मीनिंग क्या है। मैंने क्या किया, एक सिंपल सा सिस्टम बना, ये सिस्टम है ना। ऐसी मोटी मोटी वॉल का मीनिंग क्या होता है भैया? ये थर्मल इंसुलेटर है। थर्मल इंसुलेटर का मतलब क्या है? जो हीट है ना, वो हीट इससे बाहर नहीं जाएगा। सिंगल लाइन में मतलब क्या है? थर्मल कंडक्टर है। अगर यहाँ पे आप हीट दोगे ना, हीट दोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, इधर जा सकता है, बाहर आ सकता है, बट यहाँ से नहीं होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। और ये ऊपर नीचे होगा, ये वाला पार्ट, इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में पिस्टन। सिंपल सी बात है। अब मैंने इसमें गैस लिए, आइडियल गैस। क्या वर्ड डाला? आइडियल। ये क्या बोला है? रियल। अब आइडियल क्या है और रियल क्या है? बड़ा खतरनाक है।
इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आइडियल का मीनिंग क्या है, एक जनरल सा मीनिंग बताया था। आइडियल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के फॉर्म में होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। जबकि रियल गैस में क्या होता है, जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टू फॉर्म्स में होता है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के बिटवीन होता है और एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में होता है। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो फिलहाल मैंने इसमें कौन सी गैस ली, आइडियल गैस ली। अब आइडियल गैस में क्या हो, मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया यहां से आप क्या लेके जाओ, हीट लेके जाओ, डीक्यू, हीट लेके जाओ। हीट लेके जाओ क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब कि इसकी इंटरनल एनर्जी मतलब du इसका फॉर्म आता है cv dt। इंटरनल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस होगी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे आपने एनर्जी दिया, थर्मल एनर्जी दिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो, इसकी इंटरनल और अंदर ही अंदर क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी गेन अप होगी। अरे हो जाएगी ना, एक रूम ठंडा है, कूल है, और आपने क्या किया, दूसरे वाले रूम में क्या होता है, ढेर सारा आपने हीटर चला दिया, क्या लगेगी, गर्मी लगेगी ना आपने को। मीनिंग क्या है, इस रूम की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंटरनल इंक्रीज होगी, साथ में पिस्टन क्या होगा, उल्टा होगा, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला गया। जैसे ये ऊपर जाएगा, मतलब क्यों जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, वर्क किया। क्या है ये, कह रहा है सिंपल सी बात है, if we provide the small amount of the heat dq, then it convert in two parts, number one internal energy and number second work। but आपने बोला, क्या बोला, dt equal to, देखो ये वाला जो वर्ड ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही लिखा है। बट आप देखो इंटरनल एनर्जी du किसके अकॉर्डिंग होता है, किससे डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर। बट टेम्परेचर आपने कितना चेंज किया, जीरो, तो ये कितना हो गया, जीरो। तो dq इक्वल टू क्या हो गया, dw। इसका मीनिंग क्या है, ये वाला गया जीरो। इन विच प्रोसेस द प्रोवाइड ऑफ द हीट इज कन्वर्ट इन द वर्क, मतलब जितना भी, मतलब आपने 5 जूल हीट दिया, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। मीनिंग क्या है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आया। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। बड़ा सिंपल सी बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या है भैया, जो भी हम क्या देंगे, हीट देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा अगर हो जाएगा तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। आई होप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अगली बात सुनो, पहला वर्ड क्या होता है, डेफिनेशन। सेकंड वर्ड क्या होता है, फिजिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए। और नंबर थर्ड होता है स्टेट इक्वेशन। अब क्या होता है, आइडियल गैस बोला ना, आइडियल गैस का मतलब क्या, PV इक्वल टू nRT। क्या है ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन। एंड नंबर ऑफ मोल्स आर रियल गैस कांस्टेंट, T की भी टेम्परेचर, बट आपने क्या बोला, T का वैल्यू कांस्टेंट है। अरे भैया ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो तीनों के तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। ये जो भी आ गया इसको क्या बोलते हैं, स्टेट इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला डेफिनेशन समझो, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, थर्ड बात क्या समझो, स्टेट इक्वेशन समझो। याद रखना दो ही आर्टिकल है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, दो को समझ लिया, पता है क्या है, पढ़ेंगे इसके बाद सिंपल बात करेंगे अपन कार्नोट इंजन की। और कार्नोट इंजन तो 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ो, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ो और कार्नोट इंजन पढ़ो, तो सारा काम हो जाएगा। तो पहला काम डेफिनेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, स्टेट इक्वेशन। अब बात करेंगे काम कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, उसको देख लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 to V2 PdV। देखो ये कहां से आया, इसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको भी डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। देखो दो बातें याद रखना, आइडियल गैस, रियल गैस, इसको देखना है आपको। ये वर्क का फॉर्मूला आया, इसको आपको देखना है। सिंपल सी बात है, क्या करो, बेल आइकन को पुश करो, सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें बड़ी दिक्कत है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको को पता होना चाहिए, रटना नहीं है। सिंपल सी बात है, वीडियो देखिए और उसको समझना है। तो अब सबसे पहली बात है ये वाली चीज, क्या किया,
मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई ना कोई अपना सिस्टम था, मतलब पिस्टन यहाँ पे था, यहाँ पे भी हीट देने वाला, वही ना डी। बट क्या डी क्यों दिया, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मतलब कौन चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सुना, यहाँ आपने जैसे हीट प्रोवाइड किया ऊपर गए, ऊपर जाने का मतलब क्या है, इसकी वॉल्यूम में क्या हुआ, इंक्रीज हो। इनिशियल केस में अपन ले लेते हैं ये वाला जो पार्ट है ना, इनिशियल केस में कितना वॉल्यूम था भैया, V1, ये यहाँ गया तो ये प्लस ये ओवरऑल कितना वॉल्यूम हो गया, V2। सिंपल बात है, इंटीग्रेशन समझते हैं, इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का यूज करते हैं, ये लगा दिया। अब देखो क्या है अपना स्टेट इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट कुछ भी ले लेता हूँ C, तो क्या हो गया P इक्वल टू C डिवाइडेड बाय V। याद है ना, ये देखो PV इक्वल टू C का मतलब क्या होता है, P1 V1 P2 V2, है ना। इसको कैसे सुनो, सपोज करो मैं कहता हूँ 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 PV, पहले P कितना था 10, V कितना था 10, दोनों मल्टीप्लाई किया कितना है 100, ये है 5, ये हो गया 20, ये कहता है कि मैं हूँ 2, ये हो गया 50। भैया तुम तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट होते हो, लेकिन वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट। देखो ये P1 V1 P2 V2 PV चेंज होते रहेंगे, बट क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये अपना स्टेट इक्वेशन। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट C या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब देखो ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रखें, W इक्वल टू V1 V2 C डिवाइडेड बाय V dV। दिमाग में ऐसा आपने इस P को क्यों हटाया, आप याद करके आए, अरे याद करके नहीं आया, इसके पीछे लॉजिक है। ये क्या है, dV है, लिमिट किसकी है, V की है, और P कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं, P कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट कौन है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो अपने क्या बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात, CV वेरिएबल क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए, C तो कांस्टेंट है ही। अब वेरिएबल क्वांटिटी कितनी है, V V V V, और यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कितनी, 2 टाइप्स की, P भी वेरिएबल है V भी वेरिएबल, दो वेरिएबल क्वांटिटी है, बताओ इंटीग्रेशन कैसे करो, इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। आगे बात लो, W C को बाहर लिया, अब देखो चलो एक स्टेप और आते हैं, V1 V2 dV बाय V, कहीं पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1 बाई x dx इक्वल टू क्या होता है, log, ठीक है ना, log E बेस x प्लस C, 1 बाई x को क्या बोलते हैं, log E बेस x प्लस C, ठीक है। इंटीग्रेशन जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, उसमें बताया जाएगा आपको। C क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, बट यहाँ पे लिमिट्स अवेलेबल है, अगर लिमिट्स अवेलेबल है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, C डेस कहो चाहे C कहो। तो हमने क्या किया, W इक्वल टू C, यहाँ क्या आ गया log E बेस V, x तो x, V तो V, देखो ये dx x dV dE x, C क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं V1, यहाँ लगा दिया V2। अब देखो W इक्वल टू C log E बेस V2 माइनस log E बेस V1, पता है आपको, सिंपल सी बात है, पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, फिर नेगेटिव क्या आता है, फिर लोअर लिमिट लिखते हैं, फिर देखो W इक्वल टू C log E V2 अपॉन V1, पढ़ाया लोग में, log M माइनस log N इक्वल टू क्या होता है, log M डिवाइडेड बाय N। और देखिए एंड आपको बताओ PV इक्वल टू कांस्टेंट क्या था ना, स्टेट इक्वेशन में क्या था, nRT, जो भी कांस्टेंट C उसको क्या बोलते थे, nRT। तो W इक्वल टू C की जगह nRT log E बेस V2 डिवाइडेड बाय V1। एक चीज याद रखनी पड़ेगी, W इक्वल टू कभी भी E को 10 में कन्वर्ट करते हैं, E को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आगे आता है 2.303 nRT। E की जगह क्या लाया, 10 लाया, तो यहाँ पे आगे कौन आता है 2.303, ये सिंपल सा इसका वर्क का फॉर्मूला है। तो मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल सी मैथ्स का। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन में क्या 1 बाई x वाला इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन x पावर n वाला याद कर लो, sin x वाला याद कर लो, cos x वाला कर लो,
एक 1/x वाला कर लो, एक ex बार, वो तो ex का तो ex ही होता है, 4-5 फॉर्मूले होते हैं, हो जाता है। बहुत जल्दी इसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं कि इंटीग्रेशन कितने याद करूँ, डिफरेंशिएशन कितने याद करूँ, 11 का भी काम हो जाए, 12 का भी काम हो जाए, बहुत जल्दी इसका भी वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो आई होप यहाँ तक मेरे साथ किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। इसके आगे क्या है वो बात करते हैं अपन। देखिए लास्ट में बात कर रहा हूँ ग्राफ की। पी वी इक्वल टू क्या होता था, कांस्टेंट सी, तो पी इक्वल टू क्या गया, सी डिवाइडेड बाय वी। सुनना, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, सी तो कांस्टेंट है, इक्वल हटाया तो कांस्टेंट हट गया, वी इंक्रीज होगा नोमिनेटर नीचे वाला, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज, ये इससे मतलब क्या होगा, ग्राफ होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाता है, ऐसा ग्राफ अपन बता सकते हैं। याद रखना इसका जो स्लोप है, देखो आपके आर्टिकल नहीं फिर बता रहा हूं, इसका जो स्लोप है, स्लोप को बोलते हैं डीपी बाय डी, है ना, ये फिर बताया था। डीपी बाय डीवी का वैल्यू होता है माइनस पी अपॉन वी, केवल याद करना है, वो भी कंपटीशन पर्पस के हिसाब से। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। क्या होता है, दो चीजें हैं ना। अभी सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी चीज की महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने का मतलब क्या हो, खपत कम हो गई। अरे 10 रुपए किलो आलू है तो ज्यादा खाओगे, और आलू का वैल्यू क्या 400 रुपए किलो तो कम खाओगे। मतलब एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या कम हो रहा है, ये नेगेटिव साइन है। तो सिंपल सी बात है, पीवी में कर्व बनाया जाए इस तरह से बनाते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके जस्ट बाद में आपको लेके आने वाला हूँ कौन सा, आपका एडियाबेटिक प्रोसेस लूंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद क्या बात करेंगे, अपन कार्नोट इंजन की बात करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी आपके हार्पेडली के पास जो 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपन कवर अप करें। तो बहुत जल्द मैं सारे वीडियो लाऊंगा, और इसके जो भी शॉर्ट्स है छोटे छोटे, उस शॉर्ट्स को भी आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।